नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान इतिहास की क्लास चल रही थी। मेवाड़ का इतिहास एक टॉपिक है, इसका पार्ट नंबर 4 जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पार्ट नंबर 4 में महाराणा कुंभा के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। जो भी विद्यार्थी राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो एक बार महाराणा कुंभा से संबंधित राजस्थान जीके का जो राजस्थान इतिहास का मेवाड़ का इतिहास पार्ट 4 का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उसको अवश्य देखें, क्योंकि महाराणा कुंभा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, महाराणा कुंभा से एक क्वेश्चन हमेशा अवश्य आता है। तो मैं शुरू करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक, लिंक को शेयर करें। आज मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 4 महाराणा कुंभा चल रहा था। तो महाराणा कुंभा का देखते हैं। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 इन्होंने 35 साल तक शासन किया था। कितने साल तक? लगभग 35 साल तक। इनके पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्यवती था। इसके सामने दो समस्याएं उत्पन्न थी। जब ये 1433 में सिंहासन पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे, तो इसके सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या चाचा मेरा और मेहपा पवार से बदला। चाचा मेरा और मेहपा पवार से क्या लेना? बदला लेना। और जो दूसरी समस्या थी, अपने पिता के मामा रणमल राठौर के मेवाड़ प्रभाव को रोकना। अपने पिता के मामा रणमल राठौर के मेवाड़ प्रभाव को रोकना। चाचा मेरा मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले गए। महाराणा कुंभा ने चाचा मेरा का दमन करने के लिए रणमल की सहायता से 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया और वहीं पर चाचा और मेरा और मेहपा जो पवार थे उसे क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जब चाचा मेरा और मेहपा पवार मेवाड़ से भाग करके, जब राजा मुगल की हत्या करके और मेवाड़ से भाग करके मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं, तो कुंभा ने महमूद खिलजी से चाचा मेरा और मेहपा पवार को कुंभा को देने की, वापस लौटाने की कही, लेकिन मालवा के सुल्तान ने मना कर दिया। तब कुंभा ने रणमल की सहायता से 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य। इसमें महमूद खिलजी पराजित हुआ और साथ में चाचा मेरा और मेहपा पवार को मार दिया गया। इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ जो भगवान विष्णु को समर्पित है, यह भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई है। विजय स्तंभ को ही भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, या मूर्तियों का अजायब घर, या मूर्तियों का शब्दकोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को 3 उपाधियाँ दी गई हैं: भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर और मूर्तियों का शब्दकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो जैता तथा उसके 3 पुत्र थे, नापा, पौमा और पूंजा। जैता, नापा, पौमा और पूंजा, इन 4 व्यक्तियों ने विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, जिसमें जैता एक मुख्य कारीगर था और साथ में उसके 3 पुत्र थे, नापा, पौमा और पूंजा। विजय स्तंभ की दूसरी मंजिल, जिसे हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जो जैन धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। किसने करवाया था? जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। इसका निर्माण कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश ने किया था। जो विजय स्तंभ की जो दूसरी मंजिल है, जो कीर्ति स्तंभ के नाम से जानी जाती है, उस कीर्ति स्तंभ को बनाने में
जो बनाने वाले जो व्यक्ति थे, एक निर्माणकारी जो कवि थे वो कवि अत्रि, उनका नाम है कवि अत्रि। वो कवि नहीं थे, एक मिस्त्री थे होने को तो, लेकिन उनका नाम है कवि अत्रि, और उनके पुत्र महेश ने इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर भी एक 13वीं शती में निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ है। इस कीर्ति स्तंभ के अलावा एक और कीर्ति स्तंभ जैन धर्म का कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर बना हुआ है। इसका निर्माण भी जैन व्यापारी जीना जी ने बनवाया था। जैन व्यापारी जीना जी ने बनवाया था, और यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये 2013 के पटवारी में पूछा गया था कि जैन कीर्ति स्तंभ किसके समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, तो ये था भगवान आदिनाथ को समर्पित। इसके बाद 1453 ईस्वी में महाराणा कुंभा और जोधा के बीच आवल बावल की संधि हुई। इस संधि के द्वारा जोधा को मंडोर या मारवाड़ की राजधानी को वापस दे दिया गया। इस संधि के द्वारा जोधा को मंडोर, जो मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, को वापस दे दिया गया। पूछा जाता है आवल बावल की संधि कब हुई, तो 1453 ईस्वी में महाराणा कुंभा और जोधा के बीच हुई थी। उसके बाद 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? चंपानेर की संधि। 1456 ईस्वी में जब चंपानेर की संधि हुई, चंपानेर की संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी, तो 1456 में। और किस किस के मध्य हुई थी? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह। ज़्यादातर इसकी डेट ना पूछ करके ये पूछा जाता है कि 1456 में जब चंपानेर की संधि हुई तो किस किस के मध्य हुई थी। तो ध्यान रखें कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी। यह संधि महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी। किसके विरुद्ध की गई थी? महाराणा कुंभा के विरुद्ध की गई थी, क्योंकि महाराणा कुंभा एक उभरती हुई शक्ति था और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोक नहीं पा रहे थे। तो इन दोनों ने एक होने का फैसला किया और 1456 में कौन सी संधि कर ली थी? चंपानेर की संधि कर ली थी। महाराणा जो कुंभा थे उसने अपनी कूटनीति से इस संधि को भी क्या कर दिया? विफल कर दिया था। इसके बाद महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा, जिसे हम फतेह खां के नाम से जानते हैं, महाराणा कुंभा के शासनकाल में गुजरात के शासक थे महमूद बेगड़ा फतेह खां, जिसने एक बार अचलगढ़ के किले पर आक्रमण किया। अचलगढ़ का किला महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जो 32 दुर्गों में से एक था। अचलगढ़ के किले पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के दौरान महमूद बेगड़ा पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, और इसी कारण सुल्तान महमूद को पीछे हटना पड़ा। और तभी से जो अचलगढ़ का किला है, अचलगढ़ जो सिरोही में पड़ता है, अचलगढ़ के किले को भंवराथल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंवराथल, क्योंकि यहाँ मधुमक्खियों का एक भंवर उत्पन्न हो गया था, जिससे महमूद बेगड़ा को युद्ध में मुकाबला न करके वापस भागना पड़ा, और इसी कारण अचलगढ़ के किले को भंवराथल भी कहा जाता है। अब आती है महाराणा कुंभा की जो साहित्य से संबंधित। महाराणा कुंभा एक महान संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इसे एक उपाधि दी गई थी संगीतकार के रूप में, अभिनव भट्टाचार्य या अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो उसका नाम था सारंग व्यास। कौन था? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। सारंग व्यास थे। इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे, महाराणा कुंभा के जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे, पहला है संगीत राज, दूसरा है संगीत मीमांसा, तीसरा है सूड प्रबंध, चौथा है चंडी शतक की टीका, पांचवा है रसिक प्रिया, छठा है कामराज रतिसार। 6 ये ग्रंथ लिखे थे महाराणा कुंभा ने। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध,
चंडी शतक की टीका, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार। पूछा जाता है महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। महाराणा कुंभा ने कितने ग्रंथ लिखे? तो 6 ग्रंथ। काफ़ी जगह 5 लिखे हुए हैं लेकिन 6 हैं, ऑथेंटिक हैं। नोट, जो संगीत मीमांसा है उसके 5 भाग है। 5 भाग में पहला है पाठ्य रत्न कोश, दूसरा है गीत रत्न कोश, तीसरा है नृत्य रत्न कोश, चौथा है बाग रत्न कोश और 5वां है रस रत्न कोश। अगला है महाराणा कुंभा एक महान संगीतकार, महाराणा कुंभा एक महान साहित्यकार थे। इसके शासनकाल में महाराणा कुंभा एक महान स्थापत्यकार थे। इसके शासनकाल में राजस्थान में सर्वाधिक किले, महल और मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। ये पूछा जाता है कि राजस्थान का वह शासक कौन सा था जिसने अपने शासनकाल में, या स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो महाराणा कुंभा को माना जाता है। और इसी के समय में किले, महल, मंदिरों का निर्माण सर्वाधिक हुआ था। एक ग्रंथ है श्यामल दास जी का वीर विनोद। श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार ये बताया गया है कि मेवाड़ में से 84 जो दुर्ग बने, मेवाड़ में, पूरे मेवाड़ में 84 दुर्ग है। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जिसके प्रमुख जो दुर्ग थे, महत्वपूर्ण जो दुर्ग थे वो थे कुंभलगढ़ का दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, भौराठ का दुर्ग, मचान का दुर्ग, बैराठ का दुर्ग, बसंतगढ़ का दुर्ग और अचलगढ़ का दुर्ग। ये 7 दुर्ग तो महाराणा कुंभा के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूछा भी जाता है कुंभलगढ़, कटारगढ़, भौराठ, मचान, बैराठ और बसंतगढ़ और अचलगढ़। ज़्यादातर जो बुक्स है ऑथेंटिक उनमें इन 7 ही का उल्लेख है। ये कहा जरूर गया है कि 32 दुर्गों का निर्माण किया है, लेकिन जो हमारे पास जो फैक्ट हैं वो इन 7 ही दुर्गों के लिखे गए हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी इस 7 के अलावा मैंने तो पढ़ा नहीं है, आप लोग पढ़ लो तो कोई बात नहीं। ये 7 ही पढ़े हैं तो ज़्यादातर ऑथेंटिक ये 7 ही दुर्ग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब आता है कुंभा के द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से थे। कुंभा के द्वारा जो निर्मित मंदिर हैं उनमें है कुंभश्याम का मंदिर। कुंभश्याम के मंदिर 3 जगह स्थित हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में है और अचलगढ़ के दुर्ग में है। इन तीनों जगह कुंभा के द्वारा निर्मित तीनों ही दुर्ग हैं और इन तीनों दुर्गों में कुंभश्याम के मंदिर उसने बनवाए थे। उसके बाद जो सेकंड मंदिर आता है श्रृंगार चौरी का मंदिर। श्रृंगार चौरी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है बैराठ माता या कुशाल माता, इसका मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में। इसका मंदिर कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में। अब मैंने जो भी आपको क्वेश्चन पूछा भी था कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना गया है, तो स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। कुंभा का जो प्रधान शिल्पी है वो कौन है? मंडन मिश्र। कौन है? मंडन। पूछा था तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। महाराणा कुंभा का जो प्रधान शिल्पी है, शिल्पी जिसको कहा जाता है मंडन मिश्र। क्या कहा गया है? उसका नाम क्या है? मंडन मिश्र। अब मंडन जो थे मिश्र, उसने 8 पुस्तकें लिखी हैं। कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 8। कौन कौन सी? रूप मंडन, शाकुन मंडन, कोदंड मंडन, वास्तुकार मंडन, राजवल्लभ मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, रूप अवतार और प्रसाद मंडन। ये 8 किताबें लिखी हैं, 8 पुस्तकें लिखी है। कि पहली है रूप मंडन, शाकुन मंडल, कोदंड मंडन, वास्तुकार मंडन, राजवल्लभ मंडन, देवमूर्ति प्रकरण, रूप अवतार और प्रसाद मंडन। इसी के साथ मंडन के भाई नाथा, मंडन का एक भाई था, उसका नाम था नाथा। मंडन के भाई नाथा ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है वास्तु मंजरी। क्या नाम उसका? वास्तु मंजरी। और साथ में ही मंडन के एक पुत्र थे, उसका नाम था गोविंद। मंडन के पुत्र का नाम क्या था? गोविंद। उस गोविंद ने भी 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पहली है
द्वार दीपिका, क्या नाम है? द्वार दीपिका। दूसरी है कलानिधि, दूसरी क्या है? कलानिधि। तीसरी है उद्धार दारिणी, उद्धार दारिणी। पहली द्वार दीपिका, दूसरी कलानिधि, तीसरी उद्धार धारिणी। तो तीनों पुस्तकें हैं मंडन के पुत्र गोविंद ने लिखी, नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी और मंडन ने 8 पुस्तकें लिखी। आगे महाराणा कुंभा का जो लिखित जो ग्रंथ था, इसके बाद था महाराणा कुंभा का जो लिखित ग्रंथ है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसका नाम है एकलिंग महात्यम, एकलिंग महात्यम, जिसको कानड़ व्यास ने पूरा किया। किसने किया? कानड़ व्यास ने। पूछा जाता है एकलिंग महात्यम के रचयिता कौन है, तो कौन माना जाता है? कानड़ व्यास। बहुत जगह लिखा हुआ है एकलिंग महात्यम के रचयिता कौन है, तो कौन है? कानड़ व्यास। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पूरा किया था। लेकिन पूछा जाता है एकलिंग महात्यम लिखना शुरू किसने किया? तो महाराणा कुंभा ने किया था। जो पूरा किसने किया था? कानड़ व्यास ने। इसके बाद कुंभा को कुछ उपाधियाँ भी दी गई हैं, जो उपाधियों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन। पहली उपाधि थी हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का राजा, हिंदू सुल्तान। दूसरी है अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। तीसरी है राणो रासो, सभी राजाओं का राजा। तीसरा है हाल गुरु, पहाड़ी इलाकों का राजा। पांचवा है चाप गुरु, धनुष चलाने में महारथ या धनुषों का चलाने वाले राजाओं का गुरु, चाप गुरु। छाप गुरु, छापामार युद्ध करने वाला राजा, छाप गुरु। तो ये इसकी क्या थी? उपाधियाँ थी। इसके बाद आता है महाराणा कुंभा। इसके बाद आता है कि महाराणा कुंभा के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था उदय सिंह प्रथम, या जिसे कहते हैं इतिहास में ऊदा, उदय सिंह प्रथम या ऊदा के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ इसका छोटा पुत्र था रायमल। क्या नाम था? रायमल। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदय सिंह या ऊदा के द्वारा कर दी गई थी। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदय सिंह या ऊदा के द्वारा कर दी गई। और कुंभा के पुत्र रायमल ने 1473 ईस्वी में उदय सिंह को युद्ध में पराजित किया और स्वयं मेवाड़ का शासक बन गया। जब महाराणा कुंभा की हत्या महाराणा जो उदय सिंह प्रथम या ऊदा ने कर दी गई थी 1468 में, तो इससे घृणित होकर के कुंभा के जो छोटे पुत्र रायमल ने 1473 ईस्वी में उदय सिंह से युद्ध किया और युद्ध में उसको पराजित कर मेवाड़ का शासक बन गया। एक थे रायमल राठौड़, जो मारवाड़ के शासक थे। एक रायमल है जो महाराणा कुंभा के पुत्र हैं, दोनों अलग अलग। उदय सिंह प्रथम ने मालवा के सुल्तान के पास शरण ली, जहां उसकी बिजली गिरने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह प्रथम ने मालवा के सुल्तान जो महमूद खिलजी प्रथम थे, महमूद खिलजी प्रथम थे, उसके पास शरण ली, जहां उसकी बिजली गिरने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब राणा रायमल रह जाते हैं। अब राणा रायमल के 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है पृथ्वीराज सिसोदिया और दूसरा होता है राणा सांगा। राणा सांगा के जो भाई थे बड़े पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है बहुत बार कि उड़ना राजकुमार के नाम से किस राजा को जाना जाता है, तो उस पृथ्वीराज सिसोदिया को जाना जाता है। और ये बताया है कि पृथ्वीराज सिसोदिया एक अच्छे कवि भी थे, जिन्हें पाथल और पीथल नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इन्होंने जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बनवाया और पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक कुंभलगढ़ किले में स्थित है। ये कुछ फैक्ट मैंने 2 एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो ये था आज के जो राजस्थान जीके में जो मेवाड़ इतिहास का जो पार्ट नंबर 4 था, जो महाराणा कुंभा का स्पेशल टॉपिक लेकर के आया था। तो सभी विद्यार्थी जो भी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
धन्यवाद।